नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे वो है हाउ टू मेक अ रिज्यूमे। अब दोस्तों, जॉब सर्च करने से पहले का जो स्टेप होता है वो रिज्यूम मेकिंग का होता है। अब जो रिज्यूम मेकिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने चाहिए रिज्यूम बनाते समय। अब इससे क्या होगा कि जो आपका रिज्यूमे है शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने रिज्यूमे पे ध्यान देते हो तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। रिज्यूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे रिज्यूम को, और उसके बाद डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं रिज्यूम स्ट्रक्चर की। आपका जो रिज्यूम स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट आता है हेडर। अब हेडर के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको कैसे मेंशन करना है। आपका जो नाम है वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, ताकि जो मैनेजर है या फिर हायरिंग एचआर है उसको आपका नाम क्लियरली दिखे। आपका जो एड्रेस है, बेसिकली जो इंटरव्यू चेक करता है आपकी लोकेलिटी चेक करता है कि आप डेली बेसिस पे कम्यूट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी अगर कंपनी कैब प्रोवाइड करती है तो आपका पिकअप जोन में एरिया पड़ता है या नहीं पड़ता। तो एड्रेस इसलिए होता है। तो आप अपनी लोकेलिटी मेंशन कर सकते हैं, स्टेट मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ पिन कोड। तो ज़्यादा कोई फुल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद होता है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फ़ोन नंबर है बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको कोई किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस न करनी पड़े आपको रीच आउट करने के लिए। अब उसके बाद है ईमेल आईडी। अब दोस्तों, ईमेल आईडी जो होती है एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आप रिज्यूम में उसको लगा रहे हो तो एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो आपने मान लीजिए स्नो वाइट @ करके कुछ बना दिया, या फिर कैप्टन अमेरिका @ करके gmail.com करके बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी है बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है ईमेल में कि आपकी जो डोमेन होनी चाहिए, जैसे कि @gmail जो डोमेन है, तो आपका ये जीमेल रहेगा तो बेहतर रहेगा। अब बाकी हॉटमेल और yahoo.com पुराने हो चुके हैं, तो आप जीमेल यूज़ करें। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, या फिर प्रोफाइल समरी की हम बात कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप प्रोफाइल समरी मेंशन करें तो बेहतर रहेगा, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऑब्जेक्टिव अपना मेंशन करें तो बेहतर रहेगा। अब प्रोफाइल समरी कैसे लिखनी है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल समरी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप कैसे लिखेंगे, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफेशनल विद 4+ years of experience managing various reconciliation, consolidation, reporting, analysis and performing month and close activities specialized in fixed assets। तो ये तो था आपके एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। और जो फ्रेशर्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं इसको, to work with a professional managed company which value its people and offers a challenging work environment that allows independence and inspires excellence development of analytical skills desired। आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपका जो रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है, जो करंट वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपको अपने टॉप पे दिखाना चाहिए। उसके बाद जो प्रीवियस है, उसके बाद जो प्रीवियस की भी प्रीवियस है, ऐसे चलना चाहिए। अपने वर्क एक्सपीरियंस में आप अगर अपनी ड्यूरेशन दिखाना चाहते हो तो ड्यूरेशन आपकी मंथ और ईयर में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो कुछ डेज का जो गैप होता है वो छुप जाता है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही काम किया है, एक कंपनी मान लीजिए 10-12 साल काम किया है, तो आप मंथ ना लेकर के आप ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका मंथली गैप कम हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ एक्सपीरियंस में क्या ध्यान देने वाली है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो कीवर्ड्स हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो किसी रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोफाइल के लिए, ठीक है, और उसके जो कीवर्ड्स हैं जैसे ओरेकल हो गया, या फिर सैप हो गया, या फिर वेंडर पेमेंट और समथिंग, रिकन्सिलिएशन और प्रीपेड रिकन्सिलिएशन, फिक्स्ड एसेट्स, इंटर कंपनी, तो ऐसे अगर कीवर्ड्स अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में है तो आपको अपने रिज्यूमे में भी डालने पड़ेंगे, जिससे कि मैनेजर जो है, जो एचआर जो है, आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर सके विद इन अ सेकेंड्स। तो ये था आपका एक्सपीरियंस के बारे में। और नेक्स्ट है एजुकेशन। अब दोस्तों, एजुकेशन जो है, मान लीजिए आपने काम किया हुआ है, बहुत 6-7 साल काम कर लिया है, तो आपका जो एजुकेशन है इतना रिलेवेंस नहीं रह जाता। आपका जो रिलेवेंट रहता है वर्क एक्सपीरियंस रहता है। तो मेन जो फोकस होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस पर रहना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने कितना काम किया है। ठीक है। तो आपका जो एजुकेशन में आप शो कर सकते हो जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है,
ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज भी उस पर मैंशन कर देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज डाउन है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ अपनी एजुकेशन, ईयर ऑफ पासिंग और कहाँ से की है वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर को उनको पूरा अपना एकेडमिक का पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है। फ्रेशर को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी ये चीज़ें। एजुकेशन उनकी मेन प्रायोरिटी होती है जब आप फ्रेशर होते हो, और जब एक्सपीरियंस होते हो तो आपका एक्सपीरियंस प्रायोरिटी होता है। अब बात करते हैं स्किल्स की। अब दोस्तों स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस पर्सन वो कैसे दिखा सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्किल्स या टेक्नोलॉजी स्किल्स या सॉफ्टवेयर स्किल्स या लैंग्वेज स्किल्स, जो भी आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के दौरान या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए एडवांस एक्सेल, मैक्रो, VBA या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो कि आपके वर्क में एक वैल्यू एड ऑन करती है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं डिलीजेंट, वर्क ओरिएंटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, ऐसे करके आप अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब दोस्तों जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है वो आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे मान लीजिए आप एक्सपीरियंस जो, अगर आपके पास कोई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन नहीं है तो आप ऑब्वियसली आपको स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास अवार्ड्स या अवार्ड्स हैं किसी अपने आपके एक्सपीरियंस के दौरान, तो आप उसको बिल्कुल शो कीजिए। आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यहाँ अगर ये इस कैंडिडेट को हम अगर हायर करते हैं तो हमारी टीम में एक वैल्यू एड ऑन होता है। और तो ये था अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब बात करते हैं फाइनलाइजिंग योर रिज्यूमे, ऑल्टर योर रिज्यूमे। अब ऑल्टर योर रिज्यूमे का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आज किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, वो तो आपका जो रिज्यूमे है, मतलब अपने रिज्यूमे को ऑल्टर करना जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अब आप अपना एक रिज्यूमे 10 कंपनी में सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग रहती है। तो आपको अपने रिज्यूमे को ऑल्टर करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे कि जो रिक्रूटर देख रहा है, जो रिक्रूटर तलाश कर रहा है कि भाई मुझे इस फील्ड का बंदा, मुझे ये कीवर्ड्स देखने हैं किसी कैंडिडेट के रिज्यूमे में, तो वो शॉर्टलिस्ट होगा। तो दोस्तों कीवर्ड्स का बहुत रोल होता है। जो कंपनीज होती हैं उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कि मशीन होती है कि वो उनके अपने जो कैंडिडेट के जो रिज्यूमे होते हैं वो स्कैन करते हैं, और उसके बाद वो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होते हैं रिज्यूमे कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड्स का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में। आप अपने रिज्यूमे की कीवर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अब दोस्तों एलिमिनेट एक्सेस स्पेस और वर्ड्स इन योर रिज्यूमे। मतलब कि मान लीजिए आपको जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे हैं जो रिलेवेंट नहीं हैं जॉब के लिए, तो आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, उनकी जगह कुछ और ऐड कीजिए जो कि रिलेवेंट है, और जिससे कि आपका जो स्पेस है वो थोड़ा क्रिएट होगा। तो आप उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि रिलेवेंट रहेगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब। इसके बाद है कि प्रूफ रीडिंग। दोस्तों रिज्यूम बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और उसको जो प्रूफ रीड करना, और जो आपने काम किया है उसको दोबारा से पढ़ना एक अलग टास्क है। अगर आपने रिज्यूम बना लिया लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो वो बहुत मायने करती हैं। आपका जो रिक्रूटर है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा ना करें कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उससे बचने के लिए आप अपने रिज्यूमे को प्रूफ रीड कर सकते हैं खुद से, या फिर किसी से पढ़वा सकते हैं कि भाई ये मेरा रिज्यूमे है, एक बार आप रीड करके देखिए, कोई कुछ कमी है या फिर कुछ एरर्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप रिज्यूमे बनाने के एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद आप उसको रिव्यू करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको रिज्यूमे किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए। आपको जो रिज्यूमे है वो सेव करना चाहिए PDF फॉर्मेट में। जब PDF फॉर्मेट होता है वो एडिटेबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको अपना जो रिज्यूमे है PDF में ही सेंड करना चाहिए अपने रिक्रूटर। प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे। दोस्तों अभी के जो टाइम में है, कोरोना टाइम में ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन आप सेंड कर देते हो रिज्यूमे और ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। लेकिन कोरोना के बाद के लिए ये टिप है कि अपने रिज्यूमे की एटलीस्ट 5 कॉपीज़ तो आप निकाल लें, क्योंकि क्या होता है, और अपने साथ रखें रिज्यूमे के 5 कॉपियाँ। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो, तो आपने अपना रिज्यूमे सबमिट किया है, तो बहुत सारे रिज्यूमे इंटरव्यूअर के पास, जो HR के पास जो होते हैं, बहुत सारे रिज्यूमेज होते हैं, तो आपका
ऐसा ना हो कि आपका जो रिज्यूमे है मिसप्लेस हो जाए और आप टर्न के लिए वेट कर रहे हो कि आपका इंटरव्यू हो और आप सेलेक्ट हो जाए, और आपको लास्ट में पता लगता है कि आपका रिज्यूमे तो मिसप्लेस हो गया है और एचआर आपसे मांग रहा है कि आपका डू यू हैव एनी अनदर रिज्यूमे। तो इससे बचने के लिए आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिज्यूमे अपने पास रखनी चाहिए। मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर एटलीस्ट 200 अराउंड कैंडिडेट्स थे और मैं मॉर्निंग में गया था अराउंड 10 बजे में गया था और मैंने अपना रिज्यूमे, मतलब सभी कैंडिडेट्स ने अपना रिज्यूमे सबमिट कर दिया था और मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी थी अपने रिज्यूमे की। उस टाइम पे हुआ क्या कि सबने अपना रिज्यूमे सबमिट कर दिया और हम सब वेट कर रहे थे कि भाई हमारी बारी कब आएगी। तो भाई मैं वेट कर रहा था कि चलो ठीक है अब आएगी 12 बज गए, 1 बज गए, शाम के 4 बज गए, शाम के 6 बज गए, शाम के 7 बज गए। एट द एंड मेरी टर्न आई नहीं। पूरा जो एरिया था पूरा खाली हो चुका था, वेटिंग एरिया पूरा खाली हो चुका था। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी टर्न अभी तक क्यों नहीं आई है। तो मैंने एचआर से मैंने पूछा कि मैम मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ और अभी तक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कब तक हो पाएगा। तो एचआर ने रिज्यूमे सर्च किया मेरा, बट वो कह रहे हैं कि आपका रिज्यूमे मिसप्लेस हो गया है। तो देखिए मुझे मेरा पूरा दिन लग गया। 10 बजे से मैं बैठा था, शाम के 7 बजे, उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना रिज्यूम सबमिट करने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एचआर से फॉलोअप ले लीजिए कि भाई मैं इतनी देर यहाँ पे हूँ और मेरा इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा, कब होगा। ठीक है, तो ये सीखने वाली बातें हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बात करते हैं डूज एंड डोंट्स। अब आपको क्या करना दिया है कीवर्ड्स पे। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स जो है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर के अपने रिज्यूमे में डालने चाहिए ताकि जो आपका रिज्यूमे है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स शॉर्टलिस्ट हो सके। आपका जो रिज्यूमे है वो 1 पेजर होना चाहिए, मतलब कि 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए कि आपका जो रिज्यूमे है वो 1 ही पेज का हो, इससे ज़्यादा नहीं। और दोस्तों आपको जो रिज्यूमे का जो फाइल जो नेम होता है वो आपके इनिशियल्स होने चाहिए। मान लीजिए ABCD कोई नाम है, ABCD, और आगे लिख दीजिए रिज्यूमे। और अगर आप उस पर मेंशन कर देंगे अपनी प्रोफाइल जैसे कि AP, AR या फिर R2R, तो भी ये बहुत अच्छा रहता है कि अपने जॉब का जो रिक्रूटर है, HR है, बिल्कुल उनके पास बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं एक दिन में, तो आप वो किन को ओपन करके देखेंगे कि ये कौन सी प्रोफाइल के लिए पर्टेन करता है या इनको कितना एक्सपीरियंस है। तो आप पहले से ही मेंशन कीजिए कि लाइक कैंडिडेट नेम, डॉक्यूमेंट नेम, रिज्यूमे, और आपका जो एक्सपीरियंस है 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है R2R, AP, AR या फिर जो भी टेक्निकल IT जो भी। तो दोस्तों आपको अपने रिज्यूमे में पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कि सिबलिंग्स, ये जितनी भी डिटेल्स हैं इंटरव्यूअर को इनसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट है आपके रिज्यूमे के लिए, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ भी, मतलब कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। और जो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मेरे अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट मैं वही लेके आने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग। थैंक्स।